हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं जो कि सोसाइटी में बड़े बड़े इम्पैक्ट ला रहे हैं, पर इन चीज़ों को कैप्चर करना, मेमोरीज बनाना, उन चीज़ों को कलेक्ट करके रखना, आपकी हंसी को एक फ़ोटो में कैद कर लेना, ये कैसे होता है? मूवी बनाना, रील्स बनाना या शॉर्ट्स बनाना, इन सारी चीज़ों के पीछे कितनी मेहनत लगती है, आज हम जानेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट नितेश विश्वकर्मा जी से, जो कि फाउंडर हैं पिक्सल आर्ट फिल्म्स के। नमस्ते नितेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नितेश जी, थोड़ा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? फोटोग्राफर हूँ पिछले काफ़ी सालों से, तकरीबन 2015 से मैं इस फील्ड में हूँ और फोटोग्राफी करता हूँ और सिनेमैटिक वगैरह, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट और अपना मूवीज़ वगैरह सारे शूट कर चुका हूँ। और ओके, हमें अपने सूत्रों से पता पड़ा था कि आप इसके पहले कहीं होटल में काम करते थे, तो आपके लिए इस फील्ड में आना, फील्ड एकदम चेंज करना और आपकी जो भी इंस्पिरेशन रही हो वो प्लीज़ आप शेयर करिए। बिल्कुल, मैं एक्चुअली इस फील्ड में आने से पहले मैं होटल लाइन में था, होटल में रिसेप्शनिस्ट था, लेकिन उस टाइम पे मेरे को ये पता था कि ये मेरा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो एक रिसेप्शन के बाद में आपका जो पोस्ट है उसके बाद में कुछ नहीं, तो इसलिए मुझे ये पता था कि मुझे स्विच तो करना है। तो मैं उस फील्ड के साथ साथ इसकी भी ट्रेनिंग ले रहा था। ओह वाह। हाँ, तकरीबन 1 साल मैंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और फिर जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं इस फील्ड के लिए तैयार हूँ, तब फिर मैंने वहाँ से क्विट किया और इस फील्ड में आया था। ओके, जैसे आजकल क्या होता है, लोग एक्सपेंसिव कैमरास ले लेते हैं, खुद को फोटोग्राफर या वो वीडियोग्राफर बताते हैं, तो क्या इसमें कोई टेक्निक होती है जैसे आपने सीखा बट लोगों ने खरीद लिया और फिर दे आर प्रमोटिंग देयर सेल्स, तो ये कोई टेक्निक होती है जो हमें सीखनी चाहिए या कोई भी बन सकता है? नहीं, बिल्कुल इसमें टेक्निक होती है। सिर्फ कैमरा लेके आप फील्ड पर उतर जाओगे तो आप फोटोग्राफर तो नहीं, लेकिन हाँ सामने वाले का डेटा ज़रूर आप ख़राब कर दोगे। इसके लिए प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि फोटोग्राफी में सिर्फ कैमरा लेके फील्ड पर उतर जाना ही सही नहीं होता। हाँ। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे फ्रेमिंग हो गई, कैमरे की सेटिंग्स हो गई, लाइटिंग हो गई, आपका वेदर वगैरह कैसा क्या है, सिचुएशन पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आपको जैसे लाइट कहीं पे बिल्कुल नहीं होती है तो वहाँ पे लाइट को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आप और अगर आपने इस फील्ड में एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आप इजीली कर लेते हो। कैमरा एक्सपेंसिव होना इतना वो सही ज़रूरी नहीं है कि आपका कैमरा एक्सपेंसिव ही हो। लोग बेसिक से कैमरों से भी अच्छा काम कर लेते हैं अगर उन्हें कैमरे की नॉलेज हो तो। शुरुआती कैमरा से भी अच्छा डेटा सही बात है। जैसे आपने लाइटिंग के बारे में बताया, तो ज़्यादातर लाइटिंग में क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि ऐसे आना चाहिए या ऐसे हमें लाइट रखनी चाहिए तो फोकस अच्छा आएगा, या क्या एस्पेक्ट्स या क्या चीज़ें रहती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? बिल्कुल, जब कभी जैसे वेडिंग्स होती हैं तो वेडिंग्स में लाइटिंग इतनी मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी होता है वो सब इंस्टेंट होता है। हाँ। उसमें आपको वरमाला से लेके, मतलब बारात जब एंटर हुई उससे लेके आपके वरमाला तक का जो सीक्वेंस होता है वो सब आप प्लान नहीं कर सकते। वो पहले से ही जो होता है, तो उस टाइम पे आपको ना लाइट तुरंत से मैनेज करनी होती है। उसके लिए अलग से हमको लाइट लेके चलनी पड़ती है और एक असिस्टेंट को रखना पड़ता है जो लाइट को साथ लेके चलता है, तो उस टाइम पे मैनेज होती है। स्टेज पे हम पहले से ही सेट कर देते हैं लाइट को। अच्छा। और बाकी फिर जब वरमाला कंप्लीट हो जाती है और जब फिर कपल शूट करते हैं तब उस टाइम पे हम लाइट अलग से मैनेज कर लेते हैं, तो मल्टीपल लाइट यूज़ करके अच्छा डेटा निकाल लेते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे डाइवर्स रिचुअल्स होते हैं, मतलब अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग शादियों के या फोटोग्राफी या डांसिंग व्हाटएवर, आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? आपने उस चीज़ से क्या नई चीज़ सीखी? कॉर्पोरेट भी हो जाते, कॉर्पोरेट शूट होते हैं, उनमें हमको ज़्यादा कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो भी होता है सब प्री प्लान होता है कि आपके जो गेस्ट यहाँ से आने वाले हैं और आपका स्टेज है, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे सब इजीली मैनेज होता है। लेकिन वेडिंग्स में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपकी उसी टाइम पे बारात भी आती है,
उसी टाइम पे आपकी ब्राइड भी रेडी होती है हाँ, शूट करने के लिए, हाँ, उसी टाइम पे आपके गेस्ट भी तैयार होते हैं आपके फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ पे मैनेज करने के हमको मल्टीपल टीम रखनी पड़ती है, ओके, मल्टीपल कैमरामैन रखने पड़ते हैं और जैसे कि 2 या 3 सिनेमेटोग्राफर रखने पड़ते हैं, मल्टीपल कैमरामैन रखने पड़ते हैं ताकि इजीली सब मैनेज हो पाए। हाँ, और जैसे कि फिल्म वगैरह होती है, फिल्मों में मैनेज पहले से ही प्लान होता है, पूरा स्क्रिप्टेड होता है, लिख सही के बात दिया है, जाता हाँ, है हाँ, कि हाँ। ये होना है, हाँ। यहाँ पे आपके कैमरा एंगल्स हैं, ये आपकी स्क्रिप्ट है, हाँ। तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है, फिल्मों में मेमोरी बन जाती हैं। सही बात है। हाँ, मैंने जो फिल्में शूट करी थी, जो मूवीज़ वगैरह की हुई हैं, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, उनमें जो टीम होती है उसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है आपका, काफ़ी हाँ। अच्छे दोस्ती हो जाती है। उस टाइम पीरियड पे जो टाइम आपके फ्रेंड्स के साथ होता है वो हमेशा याद आता है, एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। आज भी जो मेरी पहली वेब सीरीज़ थी वो याद आती है, क्योंकि काफ़ी सारे पहली बार फ्रेंड्स मिले थे। हाँ। और हमारा 5 दिन कंटिन्यू शूट चला था, तो 5 दिन, लेकिन वो उस वेब सीरीज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिला था हमको, क्योंकि हॉरर वेब सीरीज़ हमने पहली बार बनाई थी। ओके। हाँ। हॉरर। उसमें ऐसा था कि जैसे कि एक सीक्वेंस था, शूट होना था कि एक ब्लैंक रूम है, डार्क, उसमें कबाड़ टाइप का सामान भरा हुआ ठीक है। जिसमें कोई जाना नहीं चाहता। हाँ। उसके अंदर हमको हीरोइन को रखना था, और कोने में वो भी पूरा मेकअप के साथ डरावने, तो वो जाने को तैयार ही नहीं थी। डर लग रहा था उसको, क्योंकि पूरा डार्क था, सिर्फ एक लाइट थी उस पर। हाँ। तो वो जाने को तैयार ही नहीं थी, तो क्योंकि डर लग रहा था उसको। Obviously, फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत हुई थी। फिर हमने क्या किया था कि जस्ट अब पूरा कैमरा हमको दिखाना है, तो खाली कमरा है और उसमें सिर्फ एक वही है, तो फिर हमको क्या करना पड़ा था, जस्ट गेट के पीछे कैमरे के बगल में ही हमको एक व्यक्ति को अंदर रखना पड़ा था। तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर वो सीक्वेंस शूट हुआ था और वो अच्छा सीक्वेंस था, लोगों को पसंद आया काफ़ी, काफ़ी डरावना था वो। मतलब इसमें भी हमें लाइटिंग का समझ में आता है कि एक डार्क रूम को कैसे दिखाना है, कैसे उसका विजुअल आना चाहिए। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। आप उस वेब सीरीज़ का नाम बता सकते हैं जो शूट हुई थी? जी हाँ, मैं बता सकता हूँ। जो हमारी जो वेब सीरीज़ थी पहली, वो थी अधूरा काम। अधूरा काम। ओके, इजीली मिल जाएगी यूट्यूब पे आपको। अधूरा काम करके। और कितनी वेब सीरीज़ आपने इसके अलावा की हुई हैं? इसके अलावा काफ़ी सारी हैं। एक सिंधी मूवी थी जो उन्होंने वेब सीरीज़ के पार्ट में कंप्लीट करी थी, उसमें मैंने कैमरामैन का काम किया था। Z5 के लिए भी वेब सीरीज़ शूट हुई थी, उसमें भी मैं था। इसके अलावा MX प्लेयर पर भी हमारी एक सीरीज़ डली हुई है साथ वालों की, जिसमें मैंने काम किया हुआ है। अरे वाह, काफ़ी सारी। कुछ इसका नाम बता सकते हैं? जैसे MX प्लेयर पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी सरप्राइज करके। सरप्राइज, ओके। सरप्राइज है। और साइड मिरर। हाँ, ये हम सब हमारे साथ वालों की मूवी है, अधूरा काम। कितने मेंबर्स हैं अभी आपके अंडर में या आपके साथ काम करने वाले? मेरे सब साथ काम करने वाले हैं। मैं ऐसे अंडर तो नहीं, सब मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनके साथ भी हैं हमारे। तो हमारे साथ काफ़ी सारी टीम है, तकरीबन 10 से ऊपर समथिंग हम लोग हैं जो मेन हम लोग करते हैं। 10 लोग ही हैं, जिनमें हमारा मैं मतलब जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, वो उनमें एक अमन करके है जी, अमन दहायत। दूसरा किट्टू, अक्षय अग्रवाल नाम है उसका, हर्ष, और ऐसे सौरभ करके काफ़ी सारे लोग हैं। मतलब एक टीम की ज़रूरत हमें ज़रूरी है, टीम वर्क ज़रूरी है एक काम को आगे पहुंचाने के लिए। इसके अलावा आपके टीम को या आपको भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, वो कैसे चैलेंजेस रहे? कुछ फ़नी चैलेंज भी हो सकता है या कुछ फ़नी डिमांड भी हो सकती है, कुछ आप जो शेयर करना चाहें? फ़नी चैलेंजेस तो काफ़ी सारे होते हैं। जैसे कि प्री वेडिंग में अगर आपको अच्छी प्री वेडिंग अगर कोई करनी हो तो आपको उसमें टाइम देना पड़ता है, कम से कम 2 दिन तो ही लगते ही हैं। अब किसी क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमको एक ही दिन में कंप्लीट करना है और मल्टीपल लोकेशंस कंप्लीट करना है। हाँ। जैसे एक दिन में हमें 6 से 7 लोकेशन करना है, तो उसमें सिर्फ भागना ही भागना रहता है, शूट कुछ हो ही नहीं पाता है, और जब फिर आउटपुट देखते हैं तो फिर डेटा ही वो नहीं हो पाता है। तो अगर आप अच्छा शूट करवाना होता है ना, तो कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है प्री वेडिंग में।
तो ऐसे क्लाइंट हैं जो जिन्होंने एक दिन में डिमांड करी कि हमको एक ही दिन में करना है, तो उस टाइम पे फिर यही है कि अभी जैसे हमारी लोकेशन थी पहले भोपाल, फिर हाँ, सांची, हाँ। और फिर भोपाल के आउटर में, तो वो उसमें हमारा ट्रैवल में ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है ट्रैवल में बहुत टाइम चला जाता पर है। उस पे भी मेमोरीज बनती होंगी ना, आप जगह जगह जा रहे हैं, बिल्कुल, अपनी मेमोरी memories तो इकट्ठा कर रहे हैं साथ हाँ में। बिल्कुल, मेमोरीज तो काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। जैसे हम प्री वेडिंग शूट्स करते हैं, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, इसमें बैड वेदर कंडीशंस भी रहती हैं, मतलब ख़राब मौसम है, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? बैड वेदर कंडीशन बहुत दिक्कत देती है कभी कभी, क्योंकि जैसे बारिश के टाइम पे हम कभी शूट कर ही नहीं पाते हैं, कैमरे में पानी लगने का, मॉइस्चर आने का बहुत ज़्यादा डर होता है, और तो उस टाइम पे हम लोगों को शूट को डिले ही करना पड़ता है। ओके। क्योंकि अगर हम जैसे छाता लेके भी जाएं तो भी हाँ, मॉइस्चर तो exactly। आएगा ही अच्छा मॉइस्चर तो आ ही जाता है, और फिर उसमें फंगस के लेंस में फंगस लगने का डर रहता है, ओके ओके इसलिए ओके। वो कैमरे को ख़राब कर देता है। हाँ, मतलब मेरे दिमाग में अभी यही आया था कि हम छाता लेके तो जा सकते हैं, तो आपने नहीं, वो भी आप- चीज़ क्लियर कर दी। हाँ, टेम्पररी आप 1-2 मिनट, आज ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि शूट होने के बाद में दिक्कत हाँ। आ जाती है। अब जैसे कि एक बार क्या हुआ था, मेरा दोस्त था, वो उसको शूट करना था स्नो में, ओके। तो उसके सर उसको लेके गए, तो अब उसका बेसिक कैमरा था, हाँ। तो वो लेके गए और वहाँ पे कम से कम 1-2 घंटे लग गए होंगे उनको। हाँ। तो जब वो वापस आया तो उसका कैमरा ख़त्म हो चुका था ओ जैसे हम ज़्यादातर फोन्स में देखते हैं कि वो बहुत हीट कर जाता है, हाँ। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि स्नो में भी बहुत डिफ़िकल्ट है शूट करना। माइनस टेम्परेचर में बहुत दिक्कत आ जाती है मॉइस्चर का। जो भी करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? अभी करंट ट्रेंड्स में देखा जाए तो लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लोग चाहते हैं कि हम बाहर जाके अपनी वेडिंग को एक्सप्लोर करें। बहुत ज़्यादा ट्रेंड सबसे ज़्यादा तो अभी यही है, डेस्टिनेशन वेडिंग का। बाकी रील्स वगैरह चल रही हैं ट्रेंड्स में। वेडिंग में लोग डिमांड, पहले सिर्फ क्या होता था, सिनेमैटिक हाईलाइट मांगते थे और आपका फुल वीडियो जिनमें आपके सारे इवेंट्स कवर होते थे। हाँ। लेकिन अभी क्लाइंट की डिमांड ये है कि हमको प्लस में रील्स भी चाहिए। ओह हाँ, रील्स कंपलसरी हो गई हैं अब। अच्छा। वेडिंग्स में रील्स मांगते हैं। हाँ। इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट में भी आपको, और वेडिंग्स में देखा जाए तो 360 जो चल रहा है आजकल, 360 व्यूज़ वाला, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हर वेडिंग्स में आपको तकरीबन अब मिलने लगेगा। बेसिकली डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है कि हाँ। अब ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके कारण हाँ। ट्रेंड्स बढ़ गए। इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जो आपको बहुत पसंद आया, या वो एक्सपीरियंस आउट ऑफ द बॉक्स था, या बहुत अच्छा लगा आपको कि नहीं यार ये दिल छूने वाला है? जो था सबसे अच्छा मेरा अभी तक का ऋषिकेश का था। ओह ऋषिकेश वेडिंग, अभी डेस्टिनेशन वेडिंग में ही गए थे हम लोग ऋषिकेश रिसेंटली, कुछ टाइम पहले ही। तो वहाँ पे ये था कि व्यूज़ बहुत प्यारे थे। हाँ। डेस्टिनेशन वेडिंग उन्होंने इतना प्यारी लोकेशन चूज़ की हुई थी कि आसपास आप पहाड़ों से घिरे हुए हो, पीछे से आपकी गंगा नदी आ रही है, जस्ट गंगा नदी के बगल में ही आपको मंडप लगा हुआ है और कपल्स फेरे ले रहे हैं, पीछे से गंगा वाह। नदी हाँ। और जस्ट पहाड़ों के पीछे सनसेट हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल है बहुत तो प्यारा था, बहुत प्यारा सीन था वो। कपल्स बहुत खुश हुए थे जब वो देखा। डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो ऐसी हो बिल्कुल जहाँ हर चीज़ का मिक्सचर हो, मिलन हो रहा हो, बिल्कुल। जहाँ गंगा जी भी प्रेजेंट हो, जहाँ सूरज भगवान भी प्रेजेंट हो, सारी चीज़ें एक बिल्कुल। साथ आ रही हो, हाँ, नेचर नेचर। तो फैमिली, सारी सब चीज़ें, बहुत अमेजिंग चीज़ है। बहुत। इसके अलावा कोई ऐसी फेवरेट प्लेस है भोपाल में या आउटसाइड भोपाल जो जहाँ आपको शूट करके बहुत मज़ा आता है? भोपाल में है तो सारी लोकेशंस सारी चार्जेबल हैं और लोकेशंस बहुत प्यारी हैं। देखा जाए तो आप भोपाल में ही जयपुर वाली प्री वेडिंग कर सकते हो। नितेश जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई बहन, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है और मेरे छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है, तो अच्छा। उसकी भी एक बेटी है, बहुत क्यूट सी। तो आप मैनेज कैसे करते हैं फैमिली को टाइम देना और उसके बाद ये काम भी करना अपना?
मैनेज तो बहुत मुश्किल से हो पाता है क्योंकि वेडिंग्स में जब आप जाते हैं तो सुबह से लेके रात तक का समय होता है हाँ। कि आप वहीं पे ही रहते हैं, और जब आते हैं तब तक तो घर वाले सो चुके होते हैं क्योंकि रात को 3-3, 4-4 बजे तक भी घर आना होता है कभी कभी, और नेक्स्ट डे आने होता है, तो फिर रात भर आप जागे होते हैं तो फिर अगले दिन भी सोने ही हो जाते हैं। तो उस चक्कर में फैमिली को टाइम थोड़ा कम दे पाते हैं। लेकिन ये है कि वेडिंग्स क्या है 6 महीने ही चलती हैं, तो बाकी का जो 6 महीने होता है ना वो फैमिली के लिए होता है, तो इसलिए वहाँ पे वो अपन मैनेज कर लेते हैं। तो वेडिंग के अलावा क्या क्या चीज़ें रहती हैं कि जहाँ पे आप अपना टाइम भी निकाल सकते हैं और कैरी ऑन कर सकते हैं अपने काम को? वेडिंग्स के अलावा कॉर्पोरेट जैसे कि आपके बैंक्स वगैरह के इवेंट्स हो गए, उनमें टाइम प्रॉपर मिल जाता है क्योंकि उनका टाइमिंग लिमिटेड होता है कि आपको सुबह 12 बजे से शाम को 9 बजे तक का समय ही रहता है उनका, 10 बजे तक का भी नहीं होता, तो वहाँ पे टाइम निकल जाता है। बर्थडे वगैरह होते हैं तो उनमें शाम से चालू होता है तो सुबह तक का टाइम फैमिली के लिए रहता है। ऐसे काफ़ी सारे शूट्स हैं। हाँ, एक ये है कि कॉर्पोरेट में अपना म्यूज़िक फेस्ट हो गया, जैसे कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, तो उसमें बाहर जाना होता है क्योंकि भोपाल में बहुत कम होते हैं। मैं ऑल ओवर इंडिया करता हूँ, रिसेंटली मुंबई और अपना दिल्ली और कानपुर, काफ़ी सारी जगह हैं तो शूट चलते रहते हैं, तो वहाँ पे 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं हमको जाते हैं। तो अच्छा, वहाँ स्टार्टिंग से आपको फिर रहना पड़ता होगा। बिल्कुल, इवेंट्स जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, अब कई बार होता है लोगों को फ़ोटो बहुत जल्दी चाहिए बिकॉज सब इन्फ्लुएंसर टाइप के या उस दिशा में जा रहे हैं कि उनको अपनी मेमोरी, अपनी अच्छी सी मेमोरी लोगों के सामने शेयर करनी होती है, तो आपसे भी लोग फ़ोटो जल्दी मांगते होंगे या वीडियोस जल्दी मांगते होंगे। उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? उस चीज़ को हैंडल थोड़ा सा ये है कि आज के टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि जिनके थ्रू हम डेटा अपलोड करते हैं तो एक QR कोड जनरेट करते हैं। उस QR कोड को आप स्कैन करते हैं तो अपना सेल्फी अपलोड करना होता है। उस सेल्फी अपलोड करते ही आपसे फेस से रिलेटेड जितने भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा AI के थ्रू होता है, तो ये इससे आपको डेटा जल्दी मिल जाता है। बाकी हमारा तो ऐसा है कि हम 2 से 3 दिन के अंदर कम से कम क्लाइंट को रॉ डेटा प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि वो उनको अगर कुछ इवेंट्स वगैरह में कुछ फ़ोटोज़ यूज़ करना हो तो जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह पे तो वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ़ोटोज़ हम क्लाइंट को जल्दी दे देते हैं, कपल्स फ़ोटोज़। ओके, क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, शादियों की फ़ोटो लोगों को बहुत टाइम तक मिल ही नहीं पाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने नई चीज़ बताई कि AI के थ्रू ये चीज़ भी हो रही है कि आपके सिर्फ एक फेस रिकग्निशन से आपको तुरंत आपकी फ़ोटोज़ पूरी मिल जाएंगी। दिस इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा ये आइडिया मुझे लगा और ये सबको पता होना चाहिए, कितना अमेजिंग है। नितेश जी, आप जितने आगे फ्यूचर में लोग फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं, वेडिंग प्लान्स करना चाह रहे हैं, ये सारी सब चीज़ें करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि यहाँ से सीखिए या ऐसा करिए तो अच्छा रहेगा? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो इस फील्ड की नॉलेज लेना कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी तो आप बेस्ट काम दे पाएंगे क्लाइंट को, और जितना बेस्ट आप क्लाइंट दे पाएंगे उतना जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। तो प्रॉपरली आपको प्रॉपर एक एजुकेशन लेनी होगी इस फील्ड की, कैमरे की, और बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट वाले भी हैं और प्राइवेट भी हैं जो ये कोर्स वगैरह भी करवाते हैं। लिमिटेड 3 महीने तक का भी होता है, 1 महीने में भी होता है। आप कैमरा चलाना बेसिक सीख जाते हो, लेकिन उसमें क्रिएटिव क्या करना है वो आप ही के ऊपर होता है, क्योंकि सामने वाला आपको सिर्फ फ्रेम सिखा सकता है कि ये फ्रेम होती है, ये कैमरे की सेटिंग्स होती है। उससे क्रिएटिव क्या होता है वो सिर्फ आप ही को पता होता है कि आप क्या कर सकते हो। फिर आप अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसमें यही है कि आपको पहले नॉलेज लेनी होगी, और आपको जो फील्ड पसंद है आप तो आ जाओ, सीधी सिंपल सा फंडा है। बेसिकली अपने ड्रीम को, अपने पैशन को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आपका अगर ड्रीम है और आप चाहते हो कि हमें यही करना है तो आप फिर उसमें ये मत सोचो कि मुझे इस समय के बाद करना है कि इसके बाद करना है। आप आज से चालू कर सकते हो, और आप उसको ऐसे साइड में भी लेके चल सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए अब फाइनल है, तब आप इसको पूरी तरह से ले सकते हो, जैसे मैंने किया था।
बहुत बढ़िया। नितेश जी, आपका काम हम सब लोग कहाँ देख सकते हैं, या आप कहाँ, अगर आप सिखाते हैं तो वो भी बता दीजिए। देखने के लिए आप इंस्टाग्राम मेरी आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर मेरा काम देख सकते हो। यूट्यूब पे भी मेरा काम देख सकते हो, वो आईडी भी मेरी फ्लैश होगी। ओके, तो उस पर आपको काम देखने को मिल जाएगा। नितेश जी, प्री वेडिंग शूट के लिए, फोटो शूट के लिए कोई प्लेसेस जो आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को मध्य प्रदेश में? बिल्कुल। मैं भोपाल में देखा जाए तो भोपाल में एमपी टूरिज़्म की काफ़ी सारी लोकेशंस हैं जो प्री वेडिंग के लिए बेस्ट हैं। आपको जैसे रॉयल लुक चाहिए हो तो आपको मिंटो हॉल करके है, और आपको थोड़ा सा विंटेज लुक चाहिए हो तो मानव संग्रहालय है, वहाँ पे भी काफ़ी प्री वेडिंग्स होती हैं। और गौहर महल है, इसके अलावा इस्लाम नगर जो अब जगदीशपुर बन गया है, वहाँ का किला भी है जो थोड़ा सा रॉयल लुक, पहले के ज़माने का लुक देते हैं। बाकी काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स भी हैं भोपाल में जो प्री वेडिंग के लिए बेस्ट हैं। इंदौर में देखा जाए तो इंदौर में पूरा प्री वेडिंग के लिए एक स्टूडियो बना हुआ है। हाँ, वहाँ पे आपको एक टाइम में काफ़ी सारे प्री वेडिंग्स शूट करते हुए मिलेंगे, और चार्जेबल रहता है। वो लोकेशन मतलब ऐसा है कि आपको एक ही जगह पे मल्टीपल सेट्स मिल जाते हैं। लोगों ने बना के रखी हुई हैं, वो इंदौर में 2 जगह हैं। और वहाँ पे एक लोटस वैली करके है जो तालाब है, जहाँ पे सारे कमल ही कमल लगे हुए हैं। उनके बीच से जब नाव निकलती है तो वो थोड़ा सा कश्मीर का फील देता है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो आपको भोपाल में मतलब एमपी में ही आपको थोड़ा सा वो लुक मिल जाता है। इसके अलावा आप जैसे कि एमपी में बाहर जाओगे तो आपको ओरछा का महल है, महेश्वर में महल है, वहाँ पे आपका शूट अच्छा हो जाता है। और भी काफ़ी सारी लोकेशन है। कुछ जैसे एज अ फोटोग्राफर आपके कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे हों जो आपने फेस किए हों? फ़ोटोग्राफी फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि आपने जैसे कि एक्सपीरियंस लगा के काफ़ी टाइम से ये फील्ड में नॉलेज गेन किया, ठीक है। जब आपने किसी क्लाइंट को कोई एक वेडिंग का एक फिक्स, मान लीजिए कोई भी अमाउंट बता दिया, अब क्या होता है कि जो नए फोटोग्राफर्स होते हैं जो, तो उनको क्या होता है कि वही वेडिंग में वो एक बेसिक सा अमाउंट लेके क्लाइंट के पास चले जाते हैं। तो वो देखा जाए तो अब उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन उसमें क्या होता है कि अब चूंकि इनका एक्सपीरियंस नहीं है तो ये क्या है, वो क्लाइंट का काम ख़राब कर देते हैं। तो उसमें फिर क्लाइंट को क्या लगता है कि वो सब फोटोग्राफर्स को सोचता है, फिर उसमें ये गड़बड़ हो जाता है। तो अब जो एक्सपीरियंस है उसको पता है कि हाँ मुझे ये काम निकालना है, तो उस हिसाब से उसको चार्जेस बताता है कि उसे पता है कि इतने में कितनी टीम लगनी है, कितने कैमरेज लगने हैं, और बाकी क्या क्या होना है, तो उसे सब बताया रहता है। तो उस हिसाब से वो बताते हैं। और जो नए होते हैं उन्हें कुछ नॉलेज होता नहीं है, वो सीधे चले जाते हैं और बस इस तरीके का। जैसे होता है ना कि हर फील्ड में अच्छे लोग भी होते हाँ, हैं, बुरे लोग भी होते तो हैं। आपका काम खराब करना या बिगाड़ना या अच्छा करना, ये सारी चीज़ें अलग अलग लोग करते हैं। शादी में आपने कभी खाना बैठ के इत्मीनान से एंजॉय किया? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है क्योंकि वेडिंग्स में जहाँ तक है, जब हम फ्री होते हैं तब तक तो सारी बारात भी जा चुकी होती है। हम जब फ्री होते हैं तब हम कपल्स के साथ में खाना खा पाते हैं, क्योंकि उससे पहले हमको समय नहीं मिल पाता है। और काफ़ी, एक बार तो रात को 3 बजे तक वेडिंग की वरमाला ही चली थी। क्लाइंट लेट, मतलब बारात लेट हो गई थी 3 बजे तक, तो वही, और सुबह 8 बजे फेरे हो रहे हैं जो कि रात को 3 बजे फेरों का मुहूर्त है। ऐसा भी होता है कभी कभी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है वो। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी फ़ोटो लेना आपको बहुत पसंद है? हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत क्यूट है, वो अभी 3.5 साल की है। उसको फ़ोटो खिंचवाना बहुत पसंद है। उसने देख लिया कि हाँ पापा कैमरा रखे हुए हैं, तो फिर तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने पसंद है बाहर, आउटडोर पे। अच्छा। हाँ, स्माइल प्लीज़ बोलती है बहुत प्यारे फ़ोटोज़ आते हैं उसके, बहुत फ़ोटो खिंचवाती है वो, फ़ोटोजेनिक है। आपके घर में इंस्पिरेशन कौन बनता है, या फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, इस फील्ड में देखा जाए तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने मेरे पापा से डिस्कस किया था। मैंने कहा पापा
ये जॉब एक लिमिटेड टाइम तक रहेगी, उसके बाद मैं स्विच कर लूँगा, कुछ और देखूँगा। तो पापा ने मुझसे बोला था कि तेरे को जो सही लगे तू कर, बस ये है कि हारना मत, तुझे जो बेस्ट लगे, जो तू कर पाए, जो तेरा मन करे, सिंपल सा, जो तेरा मन करे वो कर। बस उन्होंने बहुत संभाला था मेरे को। हालांकि उस टाइम पे मैं एंटर ही हुआ था इस फील्ड में, मेरा कोई नॉलेज नहीं था, ना मैं किसी को जानता था। बस हाँ, ये इस फील्ड में लेके आने वाले एक सबसे अच्छे जो थे, जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मुझे इस फील्ड में लाने का, वो मेरे जीजा जी हैं। उनसे मैंने एक बार डिस्कस किया था कि मुझे फ़ोटोग्राफी सीखनी है, और तो उन्होंने मुझे बताया था, और उन्होंने ही सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बताए थे जहाँ से मैंने कोर्स कंप्लीट किए, और जॉब के साथ साथ उन्हीं ने मुझे सिखाया भी। तो वो मुझे इस फील्ड में लेके आए, और आज इस मुकाम पे मैं जो हूँ, तो सब देखा जाए तो पापा और जीजा जी और फैमिली हैं जिनके। आप वेडिंग के टाइम पे कितनी वेडिंग्स एक बार में ले लेते हैं, मतलब एक सीज़न में देखा जाए तो मैक्सिमम हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही लेते हैं, क्योंकि 3 वेडिंग्स लेना, 3 से 4 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको हर वेडिंग्स में कम से कम 6 से 7 फ़ोटोग्राफ़र्स रखने ही पड़ते हैं। और उसमें ये हो जाता है कि ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं तो फिर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हर जगह पे हमको डेटा बेस्ड ही देना है, क्योंकि उनकी वेडिंग एक ही बार होनी है। हम तो ऐसा है कि एक वेडिंग 2 वेडिंग कर ली हमने एक दिन में, काफ़ी है, लेकिन उनकी वेडिंग के लिए तो वो उनका एक स्पेशल मोमेंट है, तो वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उस सिलसिले में हम रिस्क ही नहीं लेते, 2 सफिशेंट है। उनके डेटा को आप क्या करते हो, उसको मैनेज करके कहीं रख लेते हो या आप डिलीट करते हो? देखिए, हम कम से कम 2 साल तक तो संभाल के रखते हैं उसको। और ऐसे कि हम एक हार्ड ड्राइव लेते हैं क्लाइंट के, और उसमें सारा डेटा रख के उनको क्लाइंट को दे देते हैं। उसके बाद फ्री हम रखते हैं थोड़ा संभाल के, तकरीबन 1 से 2 साल तक रखते हैं। उसके बाद फिर हम क्लाइंट को बोल देते हैं कि सर अब हम अपने पास से हटा रहे हैं, आपके पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते। हमें काफ़ी सारा डेटा हर वेडिंग्स में, हर सीज़न में हमें काफ़ी सारा डेटा रखना पड़ता है। और आज के टाइम पे ये होता है कि जितना हैवी कैमरा उतना हैवी डेटा। आप मतलब एक वेडिंग में अकेले देखी जाए तो एक हार्ड ड्राइव फुल भर जाती है इस चक्कर में। काफ़ी जीबी वाला, एमबी वाला, टीबी वाला काम है। हाँ नितेश जी, आप 8 साल से अपना पोस्ट जानते हो और आप 8 साल से अपना पोस्ट के साथ हैं। आप प्लीज़ अपना पोस्ट के व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहिए। 8 साल हो चुके हैं जब मैंने अपना पोस्ट को पहली बार देखा था, और उसमें साथ में आया था मैं अपना पोस्ट के। और अपना पोस्ट में मेरी 2 पेंटिंग्स और काफ़ी सारी एग्जीबिशंस भी लगी हुई थी जिसमें मैं सम्मिलित हुआ था, तो वहाँ से मेरी पहचान हुई थी। और जब से मैं अपना पोस्ट के साथ हूँ, बहुत अच्छा लगता है अपना पोस्ट के साथ। थैंक यू सो मच नितेश जी। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, रैपिड फायर राउंड की तरफ, जहाँ पे आपको 1 लाइनर एक शब्द में बताना है, या आप एक सेंटेंस में बता सकते हैं अपने आंसर जो भी आपको लगे, या उनमें से एक, जैसे हम MCQ नहीं करते थे स्कूल में, वैसे आप चूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, आपको प्री वेडिंग ज़्यादा पसंद है या पोस्ट वेडिंग, या ड्यूरेशन ड्यूरिंग द वेडिंग? प्री वेडिंग्स। ओके। संगीत या फिर रिसेप्शन? संगीत। ओके। फ्लैश या नेचुरल लाइट? नेचुरल लाइट। सोलो या टीम शूट? टीम शूट। ओके। मोस्ट फोटोजेनिक इंडियन सिटी, कौन सी ऐसी सिटी है जो आपको लगती है कि ये बहुत खूबसूरत है और ये फोटोज में बहुत अच्छी आती है? गोवा। वाह। ड्रोन शॉट पसंद है कि नहीं? कैमरे के शॉट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे ड्रोन की अपेक्षा। ओके, थैंक यू सो मच नितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें फोटोग्राफी के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी आपसे, कितनी इम्पोर्टेंट है लाइट्स, कितना इम्पोर्टेंट है टेक्निक्स जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको सीखनी चाहिए। जस्ट एक कैमरा लेके और फोटो शूट करना, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आप सामने वाले का भी टाइम ख़राब कर रहे हैं और खुद का भी। तो आप पहले टेक्निक सीखें, उस चीज़ को समझें, उस नॉलेज को गेन करें, तब आप इस फील्ड में आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें हमने
नितेश जी से जानी और हमें बहुत अच्छा लगा। नितेश जी ने हमें ज्वाइन किया हमारे शो अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात के लिए। हम उनके लिए गिफ्ट देना चाहते हैं जो कि हम हमेशा प्रमोट करते हैं ग्रीनरी को। हमारे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सबसे अनुरोध यही करूँगी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप प्लांट बचाइए, प्लांट लगाइए और पानी को भी बचाइए और उसके लिए अलग अलग